we are going to discuss the Nanavati case. K.M. Nanavati versus State of Bombay, now Maharashtra, 1959. One of the most landmark cases in Indian legal history. This case left a huge impact on the way we think about justice and the role of jury in criminal trial. Now let's move to the fact of the case. किसे है फिक्र गलत क्या सही, जो जीता यहाँ है रिश्ता सही। एक्यूज नानावती, K.M. नानावती, जो कि एक इंडियन नेवी में सीनियर कमांडर थे, एंड इनकी वाइफ सिल्विया, ये दोनों पारसी, एंड इनके 3 बच्चे। एंड ये एक पार्टी में जाते हैं जहाँ म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू मैमी आहूजा से मिलते हैं, एंड मैमी आहूजा के थ्रू ये उनके भाई प्रेम भगवान दास आहूजा से मिलते हैं, जो कि एक बिजनेसमैन थे, एंड इनकी फ्रेंडशिप और अच्छी हो जाती है। एंड फिर नानावती, जो कि एक नेवी ऑफिसर है, तो ज़्यादातर टाइम ड्यूटी पे रहते हैं, तो उनके पीठ पीछे सिल्विया और प्रेम आहूजा का अफेयर स्टार्ट हो जाता है। एंड फिर एक दिन 18 अप्रैल 1959 को नानावती अपने शिप से रिटर्न आते हैं, तो वो सिल्विया के बिहेवियर में थोड़ा चेंज देखते हैं। वो पूछने की कोशिश भी करते हैं, पर उन्हें कुछ पता नहीं चलता है। उसके कुछ दिनों बाद 27 अप्रैल 1959 को सिल्विया उनके और प्रेम आहूजा के बीच जो अफेयर चल रहा है उसको कन्फेस करती है, तो नानावती को गुस्सा आता है, लेकिन सिल्विया उन्हें शांत करा देती है। फिर उसी दिन नानावती अपने पूरे परिवार के साथ मूवी देखने जाते हैं, एंड मूवी थिएटर में फैमिली को छोड़ के वो अपनी शिप पे जाते हैं, INS मैसूर। वहाँ पे सेमी ऑटोमेटिक गन विद 6 बुलेट इशू कराते हैं, जो कि उनके हक में है, मतलब अधिकार है उनका। एंड फिर उसको लेकर वो सीधे प्रेम आहूजा के ऑफिस जाते हैं, जहाँ वो प्रेम आहूजा को नहीं पाते हैं, तो सीधा उनके घर जाते हैं और सीधे बेडरूम में घुस जाते हैं प्रेम आहूजा के। एंड उधर जाके देखते हैं कि प्रेम आहूजा और नहा के निकले हैं, और उनका कहना है नानावती का कि उनके बीच में बहस होती है, एंड वो उनसे पूछते हैं क्या वो उनकी बीवी से शादी करेंगे और उनके बच्चे को संभालेंगे। तो प्रेम आहूजा कहते हैं एम आई मैरिड टू एवरी वुमेन आई स्लीप विद। तो इस बीच उनकी झड़प हो जाती है और नानावती उन्हें शूट कर देते हैं 3 गोली मार। एंड वो उसके बाद वहाँ से लोकल पुलिस स्टेशन जाते हैं, DCP जॉन लोगो के पास जाके सरेंडर कर देते हैं, एंड फिर उन्हें नेवल जेल कस्टडी INS कुंजली में रखा जाता है। एंड फिर उसके बाद जो प्रेम आहूजा की बहन है मैमी आहूजा, वो नानावती के अगेंस्ट केस रजिस्टर कर देती है सेशन कोर्ट में। सेशन कोर्ट में पिटिशनर प्रेम आहूजा की बहन मैमी आहूजा थी और रिस्पोंडेंट K.M. नानावती। कोर्ट ट्रायल में पिटिशनर लॉयर पहला आर्गुमेंट ये देते हैं कि प्रेम आहूजा जब शायर से निकले तब उनकी बॉडी पे टॉवल था, लेकिन इफ फाइट हुई थी तो डिजीज़ की बॉडी से ना तो टॉवल फिसला ना ही गिरा, जो कि बहुत रेयर होता है फाइट में। दूसरा आर्गुमेंट पिटिशनर लॉयर ये बोलते हैं कि सिल्विया के कन्फेशन और किलिंग ऑफ प्रेम आहूजा के बीच बहुत टाइम था और K.M. नानावती के पास में शांत होने का बहुत टाइम था। तो जो प्रोवोकेशन है वो ना ही सीरियस है ना ही सडन, और नानावती ने प्लान किया मर्डर। इसके काउंटर आर्ग्यूमेंट्स में रिस्पोंडेंट लॉयर ये आर्ग्यू करते हैं कि सिल्विया के अफेयर के बारे में जानने के बाद K.M. नानावती सुसाइड कमिट करना चाहते थे, और K.M. नानावती प्रेम आहूजा के घर उनके बच्चों और वाइफ के फ्यूचर के बारे में बात करने जाते हैं। K.M. नानावती प्रेम आहूजा को पूछते हैं कि क्या वो उनकी वाइफ से शादी करेंगे, जिसमें प्रेम आहूजा बहुत बदतमीजी से आंसर करते हैं और कहते हैं कि क्या मैं वो हर औरत से शादी कर लूँ जिसके साथ में मैं सोया था। इस बात पे दोनों के बीच बहस हो जाती है और K.M. नानावती के हाथों प्रेम आहूजा की मौत हो जाती है। तो इस पे रिस्पोंडेंट लॉयर का कहते हैं कि ये जो प्रोवोकेशन था वो सीरियस था और सडन था, और जो क्राइम नानावती ने कमिट किया वो मर्डर नहीं बल्कि कल्पेबल होमोसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर था। ये सब आर्ग्यूमेंट सुनने के बाद सेशन कोर्ट में जूरी ट्रायल चला था। साथ ही उसी टाइम सिंधी पारसी के बीच कॉन्फ्लिक्ट भी चल रहे थे, और K.M. नानावती पारसी थे और प्रेम आहूजा सिंधी। केस ट्रायल में 2 पारसी, 2 क्रिश्चियन और 5 हिंदुओं की जूरी बैठाई गई थी, इसी कारण बाहर मीडिया कवरेज और अटेंशन भी बहुत था। एक न्यूज़पेपर ऐसा भी पब्लिश हुआ जिसके ओनर पारसी थे, उन्होंने इस केस को ऐसे प्रेजेंट किया जिससे K.M. नानावती हीरो और प्रेम आहूजा प्लेबॉय नज़र आ रहे थे। इस केस पे बहुत सारी मूवीज़ भी बनी हैं, जैसे कि अचानक 1973 में, रुस्तम 2016 में और वेब सीरीज़ वर्डिक्ट 2020 में। साथ ही सारे आर्गुमेंट सुनने के बाद के सेशन कोर्ट में
के एम नानावती को नॉट गिल्टी का वर्डिक्ट दिया गया बाय जूरी ट्रायल अंडर सेक्शन 304 ऑफ IPC। लेकिन इस जूरी डिसीजन से क्या RB मेहता जो सेशन कोर्ट के जज थे उन्हें ये डिसीजन पसंद नहीं आया और उन्होंने ये केस डिवीजन बेंच ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट को रेफर किया अंडर सेक्शन 307 ऑफ CRPC। सेशंस कोर्ट में जूरी ट्रायल ने जजमेंट दिया 8:1 में कि नानावती इज नॉट गिल्टी अंडर सेक्शन 302 ऑफ IPC। तो सेशंस कोर्ट के जज थे जस्टिस RB मेहता, उन्हें ये डिसीजन फेयर नहीं लगा, तो उन्होंने अपने सेक्शन 307 CRPC का यूज़ करके इस केस को हाई कोर्ट में री अपील के लिए डाला, जो कि वो ऐसा कर सकते हैं क्योंकि सेक्शन 307 CRPC कहता है कि कोई भी सेशंस कोर्ट का जज अगर कोई इसे डिसीजन फेयर नहीं लगता है तो सेक्शन 307 का यूज़ करके वो इसे हाई कोर्ट में री अपील के लिए डाल सकता है, बशर्ते कंडीशन यहाँ पे ये आती है कि वो केस ऑन गोइंग हो, यानी कि जजमेंट के पहले। तो आपके मन में क्वेश्चन ज़रूर आ सकता है कि जब जूरी ने अपना जजमेंट 8:1 में दे दिया था तो ये केस ऑन गोइंग तो ना रहा ही नहीं, पर ऐसा नहीं है। द पॉइंट वी शुड फोकस हेयर इज़ कि जूरी ने सिर्फ अपना जजमेंट जस्टिस RB मेहता को हैंड ओवर किया था। किसी भी कोर्ट में फाइनल वर्डिक्ट हमेशा जज का आता है, ना कि जूरी का। तो उस हिसाब से दिस केस फुलफिल द क्राइटेरिया ऑफ सेक्शन 307 CRPC और उसका यूज़ करके ही जस्टिस RB मेहता ने इसे हाई कोर्ट में री अपील के लिए डाला। तो हाई कोर्ट में एक डिवीजन बेंच सेटअप की जाती है जिसमें 2 जज होते हैं। हाई कोर्ट ने कुछ पॉइंट्स पे नोटिस किया और उन पॉइंट्स पे नोटिस करने के बाद उन्होंने कंक्लूड किया कि सेशंस कोर्ट पे जो ट्रायल हुई थी के एम नानावती केस की, वो एक बायस ट्रायल थी और जजमेंट भी एक बायस्ड वे में ही आया गया था। तो कुछ पॉइंट पे हाई कोर्ट के जजों ने पॉइंट आउट किया। तो पॉइंट नंबर 1 इज़ कि जो भी जूरी मेंबर्स होते हैं, जैसे कि 9 मेंबर्स इस केस में जूरी में थे, दे आर नॉट फ्रॉम द लॉ फील्ड एंड दे आर नॉट लीगल एक्सपर्ट्स। तो इट इज़ वेरी इम्पॉसिबल फॉर देम to understand all the perspectives of law and all the sections of the case which is going। उन्हें petitioner के respondent के दोनों के perspective से सोचना पड़ता है लॉ को ध्यान में रखते हुए। तो this is not possible for who are not from the law field to understand all the sections here। तो इस कारण से हाई कोर्ट ने ये माना कि जूरी मेंबर्स के दिमाग में एक बायसनेस आ गई थी, क्योंकि वो जो भी आर्ग्यूमेंट्स वहाँ सुन रहे थे उसे वो इमोशनली टेकिंग कर रहे थे, ना कि लॉ के पर्सपेक्टिव से। तो सेकेंड पॉइंट द हाई कोर्ट फोकस्ड इज कि जब तक ये केस ट्रायल में चल रहा था सेशंस कोर्ट में, तो उसके बाहर इसे बहुत ज़्यादा मीडिया कवरेज भी दी जा रही थी और कोर्ट के बाहर एक सिंधी पारसी वॉर भी चल रहा था, क्योंकि नानावती एक पारसी थे और मरने वाले प्रेम आहूजा एक सिंधी थे। तो एक सिंधी पारसी वॉर के कारण भी इसे बहुत ज़्यादा मीडिया अटेंशन मिल रही थी और मीडिया ट्रायल चल रही थी। और मीडिया ट्रायल में क्या हो रहा था कि नानावती को मीडिया और पब्लिक के इमोशनल सपोर्ट के कारण जजमेंट से पहले ही नॉट गिल्टी घोषित कर दिया गया था। तो हाई कोर्ट ने ये माना कि इन सारी मीडिया अटेंशन और पब्लिक आउटरीच की वजह से जूरी मेंबर्स पर एक साइकोलॉजिकल बायस बिल्ड हो रहा था, जो कि इनकी जजमेंट में क्लियरली नज़र आया। थर्ड पॉइंट जो कि हाई कोर्ट ने नोटिस की है सेशंस कोर्ट के ट्रायल को लेके, कि सेशंस कोर्ट में जो नानावती के लॉयर थे उन्होंने ये आर्ग्यूमेंट दिया था कि द किलिंग ऑफ प्रेम आहूजा वॉज डन अंडर ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन। But the High Court noticed here is the difference of time lapse between 2 incidents. The first being the confession of Sylvia and the killing of Prem Ahuja. उन दोनों इंसिडेंट्स के बीच में टाइम लैप्स इतना ज़्यादा था कि ये प्रोवोकेशन हो ही नहीं सकता। इट वॉज अ प्री प्लान मर्डर, क्योंकि काफ़ी सारी इंसिडेंट्स भी हुई थी दोनों इंसिडेंट्स के बीच में। नानावती का थिएटर जाना, वहाँ से INS मैसूर जाना, वहाँ से बुलेट्स लेना, गन लेना, प्रेम आहूजा के ऑफिस जाना, बेडरूम जाना, और अकॉर्डिंग टू हिम उनके बीच में बहस हुई थी, फिजिकल फाइट भी हुई थी। तो उन सारी चीज़ों को देखते हुए ये इतना टाइम लैप्स किसी प्रोवोकेशन का ग्राउंड को फुलफिल नहीं करता है। तो हाई कोर्ट ने यहाँ पे ये माना कि दिस वॉज नॉट अंडर सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन बट इट वॉज अ प्री प्लान मर्डर। तो लास्ट पॉइंट जो कि हाई कोर्ट ने यहाँ पे पॉइंट आउट किया कि अकॉर्डिंग टू नानावती, प्रेम आहूजा के बेडरूम में नानावती और प्रेम आहूजा के बीच में काफ़ी ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स हुए थे और फिजिकल फाइट भी हुई थी। लेकिन यहाँ पे पॉइंट ये आता है कि वॉट एवर हैपेंड इनसाइड द बेडरूम देयर वाज नो विटनेस अपार्ट फ्रॉम के एम नानावती विच इज़ द अक्यूज इटसेल्फ। तो ऐसे केसेस में जब कोई विटनेस नहीं होता है किसी इंसिडेंट का और एक ही विटनेस होता है जो कि अक्यूज खुद होता है, तो उसकी बातों को प्रूव करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट इज द ओनर्स ऑफ प्रूविंग व्हाट द इंसिडेंट हैपेंड, शुड बी ऑन द पेटिशनर साइड एंड नॉट ऑन द रिस्पॉन्डेंट साइड। इन सिंपल वर्ड्स कि उस इंसिडेंट को अगर प्रूव करना है कि वो हुआ था कि नहीं हुआ था, इसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पेटिशनर यानी कि मैमी आहूजा के लॉयर्स के पास होनी चाहिए थी, ना कि नानावती के लॉयर्स के पास। लेकिन सेशंस कोर्ट में हुआ इसका उल्टा। इस पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इंसिडेंट को प्रूव करने की वो नानावती के लॉयर के पास थी।
तो इन सारे पॉइंट्स को गौर करने के बाद हाई कोर्ट ने कंक्लूजन ये निकाला कि जजमेंट वाज क्लियरली बायस्ड एंड नॉट फेयर। तो हाई कोर्ट ने सेक्शन 302 आईपीसी के अंदर नानावती को कन्विक्ट किया एंड द हाई कोर्ट सेंटेंस लाइफ इम्प्रिजनमेंट फॉर नानावती। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंड फर्दर। 11 मार्च को जब हाई कोर्ट का डिसीजन आया, उसी दिन बहुत सारी चीज़ें हुई। जैसे कि हाई कोर्ट ने एक रिट पिटीशन, रिट ऑफ सर्चुरी फाइल करी सेशन कोर्ट में, जिसके तहत उन्होंने एक अरेस्ट वारंट केएम नानावती के खिलाफ दर्ज करा। और उसी दिन नानावती के लॉयर ने एक स्पेशल ई पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल करी और उसके बाद उन्होंने गवर्नर को भी मर्सी पिटीशन फाइल करी। गवर्नर ने अपनी पार्टिंग पावर आर्टिकल 161 के तहत यूज करते हुए केएम नानावती को पार्डन कर दिया और जो उनके वर्ड्स थे वो आपको यहाँ पर दिखेंगे। तो जो ये चीज़ें हुई, इस पे दो इशू बहुत खड़े होते हैं। जैसे कि फर्स्ट इशू कि केएम नानावती ने जो मर्डर करा था वो क्या प्री प्लान मर्डर था या फिर ग्रेव और सडन प्रोवोकेशन मार के करा गया। तो ये प्री प्लान मर्डर था कि जो कन्फेशन और किलिंग के बीच में जो टाइम लैप्स था उसको देखते हुए ये प्री प्लान मर्डर घोषित करा गया। और जैसा कि आपको इससे पहले हाई कोर्ट वाले डिसीजन में बताया गया कि क्या हुआ था। सेकंड इशू ये है कि क्या एसएलपी और गवर्नर की पार्टिंग पावर एक साथ यूज हो सकती है। तो ये नहीं हो सकती। एक समय में एक ही चीज हो सकती है। अगर स्पेशली पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में एक्सेप्ट हो चुकी या फिर हो जाती तो गवर्नर अपनी पार्टिंग पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकता था, क्योंकि इस पे एक जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव पावर का डिफरेंस होता है। जैसे अगर स्पेशली पिटीशन उस पर एक्सेप्ट हो जाती तो जुडिशरी के अंदर आ जाता, और अगर नहीं हुई इसलिए वो एग्जीक्यूटिव के पास एक पावर थी जो अपनी पावर का इस्तेमाल करके उसने पार्डन कर दिया, जो कि आर्टिकल 161 के तहत था और स्पेशली पिटीशन आर्टिकल 136 के अंदर थी। तो लास्ट में जाके स्पेशली पिटीशन भी मेजॉरिटी से खारिज कर दी गई और ये कभी सुप्रीम कोर्ट में केस गया ही नहीं। सो हाई कोर्ट ने रिट पिटीशन के थ्रू सेशन कोर्ट को अरेस्ट वारंट निकालने का ऑर्डर दिया गया, लेकिन वो अरेस्ट वारंट रिटर्न आ गया था क्योंकि गवर्नर ने आर्टिकल 161 का यूज करके नानावती को पार्डन ग्रांट कर दिया। सो द गवर्नर्स डिसीजन टू पार्डन नानावती, एक कमेटी फॉर्म करी गई ये इन्वेस्टिगेट करने के लिए कि अरेस्ट वारंट क्यों एग्जीक्यूट नहीं किया गया था। दैट कमिटी वॉज नोन एज जीवनलाल कपूर कमीशन एंड इट वॉज फॉर्म्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र. That committee was headed by Justice Jeevanlal Kapoor and 2 other members were included in that. That committee submitted its report in 1961 and its findings were controversial. उस रिपोर्ट का रिजल्ट कुछ इस तरह आया कि गवर्नर का नानावती को पार्डन कर देने का डिसीजन पूरी तरह लीगल प्रिंसिपल पर बेस्ड नहीं था और अरेस्ट वारंट डेफिनेटली एग्जीक्यूट किया जाना चाहिए था. That report also criticized the conduct of some of the police officers involved in the case. रादर वो रिपोर्ट भी कुछ लोगों के थ्रू क्रिटिसाइज की गई जो ये बिलीव करते थे कि वो जो रिपोर्ट है वो बायस्ड है और उसमें केस के सारे फैक्ट्स को कंसीडर नहीं किया गया है. सो द केस ऑफ केएम नानावती वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र is considered a landmark case not just because of the fame it gained but also because it helps in answering some very important legal issues that were raised in this case. This was the last case to be heard as the jury trials in India because as the result of this case Indian government abolished the jury trials in India. ये केस इस बात को हाईलाइट करता है कि लॉ एंड ऑर्डर सबके लिए इक्वल है एंड सोसाइटी, हायर सोसाइटी से बिलोंग करने वाले भी हर इंसान, सारे लोग उन सब पर लॉ इक्वली अप्लाई होता है. So, as this case helped in answering some important legal issues, thus it increases the case importance. So, that's our analysis of the Nanavati case. We hope you found this video informative and insightful. We encourage you to share your thoughts on the case in the comments below and please let us know what you like to see in future videos. Thanks for watching.